हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण और आप सभी का चैनल लॉ इन मोशन में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए जो लॉ पढ़ते हैं, चाहे वो सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, आईसीडब्ल्यूए कर रहे हो या फिर लॉ कर रहे हो, एलएलबी। दोस्तों, हर किसी के लिए जरूरी है। वो टॉपिक है, पहला, हम लॉ कैसे पढ़ें। दूसरा, लॉ तो पढ़ लिया, लॉ पढ़ने के बाद हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, आंसर को एग्जाम में, यानी आंसर राइटिंग। तो ये दोनों आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। पहले हम स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, पहले पार्ट अपना स्टार्ट करेंगे और पहला पार्ट हमारा है कि हाउ टू स्टडी लॉ। हाउ टू स्टडी लॉ में हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो हम लोग गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं हम लोग कि सीधा लॉ पढ़ना है हमें, अब कुछ भी पढ़ना है, बुक खरीद लिया, कोई मोटा सा बुक एक पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों वो हमें नहीं करना है। दोस्तों हमें क्या करना है, फिर हमें करना है कि बेयर एक्ट खरीदेंगे। हम कोई भी सब्जेक्ट अगर है, हम सबसे पहले बेयर एक्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्स एंड ऑब्जेक्ट उठाएंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि एम्स एंड ऑब्जेक्ट से हमारा इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, ड्राफ्टिंग कमिटी का जो इंटेंशन था, ये सब का पता लगता है। और जो लेक्यूनर आता दोस्तों, जिसके कारण अमेंडमेंट हुआ था, और अभी जो फाइनल है, इसका भी थोड़ा सा पता लगता है दोस्तों। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट का पहला पेज निकालिएगा दोस्तों। बोर्ड का थोड़ा सा इश्यू है, इसलिए मैं बोर्ड पे आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप जरूर देखिएगा। पहला पेज निकालिए कॉन्ट्रैक्ट का या कोई भी स्टैट्यूट का, उसमें फर्स्ट में आप देखेंगे प्रियम्बल होगा सबसे ऊपर, प्रियम्बल के थोड़े से बाद एक लाइन खींचा होगा, लाइन के नीचे में दोस्तों आपको एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट लिखा होता है। वहां से आपको पूरी डिटेल्स पता लगती है, जो एक्ट में आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि एम्स एंड ऑब्जेक्ट और प्रियम्बल हम जरूर पढ़ें। प्रियम्बल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एंटायर स्टैट्यूट। इसीलिए दोस्तों एम्स एंड ऑब्जेक्ट और प्रियम्बल जब हम पढ़ लेते हैं तो एटलीस्ट हमें यह पता लग जाता है कि हमें इस एक्ट में क्या पढ़ना है। तो पॉइंट नंबर 1, स्टडी एम्स एंड ऑब्जेक्ट एंड प्रियम्बल वेरी केयरफुली। दूसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंडेक्स। जो कि हम छोड़ देते हैं, इंडेक्स हम कभी पढ़ते नहीं है। इंडेक्स तो हम तभी उल्टाते हैं जब हमें कोई पेज नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि पेजिनेशन हम देखते हैं दोस्तों उसमें। सिर्फ उसके लिए नहीं होता दोस्तों इंडेक्स। इंडेक्स में जब आप उसको क्या करना कि इंडेक्स का सारा जितना भी लिखा है सब कुछ लिख लेना। आप उसको एक लाइन से किसी चार्ट खरीद के, उसमें चार्ट पेपर के पे सब लिख के, उसके बाद आप क्या करना, उसको जैसे जैसे लिखा हुआ पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, अगर कोई चैप्टराइजेशन है तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, सेक्शन वाइज पूरा लिखते जाना। और दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, पहले मोटे मोटे याद करने हैं, मोटे तौर पे याद करेंगे हम कि किस शेड्यूल में क्या है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करें तो पहले हम याद करेंगे किस पार्ट में क्या है, वो याद करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है, तो ये हमें देखना है दोस्तों। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप कैसे याद करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आपका यही क्वेश्चन होगा कि सर ये तो याद तो होने से रहा, इतना बड़ा इंडेक्स कहाँ याद होता है। तो मैं आपको बता दूं उसके लिए क्या करना होता है, हम निमोनिक्स बनाएंगे, हम कुछ शॉर्टकट वर्ड्स कलेक्ट करेंगे, और जो हमें लगे, ये जरूरी नहीं है मैं जो आपको बोलूँ, आगे के वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा, कभी वीडियो इसके ऊपर भी लेके आऊंगा कि निमोनिक्स कैसे बनाए। लेकिन फिलहाल आपको मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि जैसे मैं बनाऊं वैसे आप बनाए, कैसे भी बना सकते हैं आप। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने जो बनाया है उसका एक छोटा सा चीज बता रहा हूं। जैसे मैंने बनाया उसमें यू कैन फाइट, यू फॉर क्या हो गया, आप खुद ही बताओ, यूनियन एंड टेरिटरी, आपको पता है। कैन सी हो गया सिटीजनशिप का आ जाएगा उसमें, सिटीजन। थर्ड क्या हो गया, एफ फाइट, एफ से हो गया फंडामेंटल राइट, आपको पता है 1 2 3 शेड्यूल इसका पार्ट 1 में वो हो गया, पार्ट 2 में दूसरा सिटीजन हो गया, पार्ट 3 में आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों आप आगे उसमें बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो आप बना सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं इस तरह से। तो ये इंडेक्स बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल ना छोड़ें आप। और क्या करें आप, उसके बाद जब निमोनिक्स बना लिए इंडेक्स का, अब उसको चार्ट बना के चिपका लीजिए, सोते उठते आपको दिखना चाहिए, जिससे आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम में जब आपको दिखा अच्छा ये तो ये था मैंने देखा था, तो आपका वो सॉल्व हो जाएगा। जो याद करने का प्रॉब्लम होता है सर सेक्शन कैसे याद करें, वो निमोनिक्स के थ्रू ही याद कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, रट्टा मार के आप भूल जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हम आते हैं कि सेक्शन पढ़ेंगे। कोई सेक्शन पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, मान लीजिए अगर एक छोटा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन है, वेन कॉमा है, एट द डिजायर ऑफ द परमिशन कॉमा है, तो वो क्यों कॉमा है वो खुद ही बता रहा है, वेन फिर बता रहा है एट द डिजायर ऑफ द परमिशन, किसको, टू प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। उसके बाद फिर से कॉमा कॉमा लगा दिया उसने, फिर से वो बता रहा है, क्या बता रहा है, आगे बताएगा
हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ऐसे करके वो चीजें वो बनाया हुआ है जो डेफिनेशन में है। तो ये बहुत ही क्लियर है। जब वो पूरा डेफिनेशन आप पढ़ेंगे और उसमें जितना जितना कॉमा है सबको अलग करेंगे, तो वहां से दोस्तों आपको हेडिंग्स मिल जाता है उसका, उसको आप हेडिंग्स के तौर पे यूज कर सकते हैं जब कंसिडरेशन का क्वेश्चन आएगा आपको। वैसे ही डिफरेंट टॉपिक, हर टॉपिक में ऐसा होता है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो ना हो, उसमें वे अलग होता है। कई बार जैसे कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ेंगे तो उसमें है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ को अलग कर दिया, एग्रीमेंट को अलग कर दिया, एग्रीमेंट को डिवाइड कर दिया आपने प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस, अब प्रॉमिस का डेफिनेशन आपको आता है, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का डेफिनेशन लिखा। तो दोस्तों ये होता है, लेकिन होता जरूर है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन आपका वहां से हेडिंग निकलेगा। दोस्तों हेडिंग निकलने के बाद में हम क्या करेंगे, उसके लिए रेफरेंस बुक फॉलो करेंगे, रेफरेंस बुक फॉलो करेंगे, टीचर का क्लास नोट्स फॉलो करेंगे, जो टीचर का हमने क्लास लेक्चर अटेंड किया वो हमें कुछ याद होता है, इन सब को हम माइंड में कलेक्ट करेंगे, दोस्तों से डिस्कस करेंगे और नए नए एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। बहुत ही इजी होता है दोस्तों एग्जाम्पल क्रिएट करना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मान लो कि मेरे घर में मैं नहीं था, कोई आया, ताला तोड़ा और मेरा लैपटॉप उठा के ले गया, और मैं आपसे ये कहूं कि दोस्तों ये चोरी नहीं, ये मर्डर है, अब मानेंगे? बोलेंगे नहीं सर बेवकूफ बना रहे हो आप, तो हो ही नहीं सकता है, तो चोरी है सरासर, ऐसे ही पता लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप बचपन से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, डिस्कस हुआ है लोगों से आपका, तो ये चीज आपका बहुत ही पॉजिटिवली आप इस चीज को इनहेंस किया आपने, इस स्किल को, जो एनालिटिकल स्किल है। तो इसी चीज को आपको और ज्यादा बढ़ाना होता है, इस पे थोड़ा सा फोकस करके इसको बढ़ाइए थोड़ा सा, जिससे कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में। दोस्तों इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमने अब वो भी स्किल बना लिया, एग्जांपल्स वगैरह क्रिएट किया, टीचर से भी डिस्कस कर लिया हमने, दोस्तों से भी डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने मेरा अपने जो भी है पार्टनर से भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उनसे भी डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करने के बाद में दोस्तों अब क्या होता है कि जब हमारा सेक्शन का हेडिंग सेक्शन हमने पढ़ लिया, हेडिंग बना लिया, सब एक्सप्लेनेशन हमारा हो गया, तो अब आता है बात केस लॉ और इलिस्ट्रेशन का। इलिस्ट्रेशन ऑलरेडी आप बना चुके होंगे, केस लॉ स्टोरी की तरह आप याद करेंगे, रटने का जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जे-एंड-के जरूर पढ़ा होगा। अब उसमें बताइए, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं तो पता है भाई आज ना हमारे एक अंकल जी थे, वो जा रहे थे असेंबली में, उनको रोक लिया पुलिस वाले ने, रोक किया, रोका भी नहीं, रोक के अंदर रख दिया उसको, और एफआईआर भी नहीं रजिस्टर किया, बाद में प्रेजेंट भी नहीं किया मजिस्ट्रेट के पास, और बाद में जाके छोड़ दिया, जो 25-30 घंटे रख के छोड़ दिया। दोस्तों आपको पता लग रहा है कि गलत का बात है, लेकिन गलत बात तो पता लग रहा है, एक्ट कौन सा क्या है, कहाँ पे क्या होगा ये जरूरी है। केस तो आपको याद हो गया, अच्छा ये केस है, स्टोरी तो होता है दोस्त केस, और क्या होता है। जब आपने ये कर लिए तो इसके बाद में आपको कैसे याद हो गया, नाम भीम कैसे याद रखेंगे, अरे छोटा भीम। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिसको नाम से आप कलेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे ही केस आप देखें, और लैंडमार्क जजमेंट तो आपको याद ही होता है। तो ये दो चीज होते हैं, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, तो केस में उतना उलझना नहीं है। उसके बाद ये जब हमारा खत्म हो जाता है तो बात आती है कि अब क्या, अब तो सब कुछ हो गया, अब हम क्या करेंगे, केस लॉ भी हो गया, ये भी हो गया। तो जो दोस्तों ये जरूरी है कि आपका मल्टीपल एस्पेक्ट में आप पढ़े, जैसे ये स्टेट ऑफ जे-एंड-के वाले का एग्जांपल ले लीजिए भीम सिंह का, तो इसमें क्या है कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब इलीगल डिटेंशन है तो आर्टिकल 22 आप पढ़ेंगे, वहां पे है लिया, उसके बारे में दिया हुआ क्या है नहीं है आप देखेंगे, आपको पता लगेगा। फिर आप अरेस्ट का आप पढ़ेंगे, सीआरपीसी आर्टिकल 41 से 60 तक, उसमें आपको बहुत सारी चीज पता लगेगा। फिर आप सबको रिलेट करेंगे, नहीं अच्छा ये है, फिर उसका जैसे कि राइट, उसका राइट टू अटेंड असेंबली भी रोका गया था, विच इज अ लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है वो। तो दोस्तों ये सब चीजें जो है जैसे रोका गया उनका, तो ये आप पढ़ रहे हैं, आपको मल्टीपल एस्पेक्ट पता लग रहा है। जैसे मैं आपको चाइल्ड का डेफिनेशन पूछूंगा, चाइल्ड कौन है, आप बोलेंगे 14 साल से कम वाला, उन्होंने 16 से कम वाला भी है, क्योंकि ये तो पॉक्सो में यही है। तो डिफरेंट एक्ट आप पढ़ेंगे तो डिफरेंट जगह पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, तो एक चीज का मल्टीपल एस्पेक्ट आपको देखना होता है कि किस चीज के लिए क्या है। दोस्तों इसमें तो और कुछ खास नहीं है, आप इसको रिलेट कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, उसके बाद इंडेक्स को चिपका दीजिए और उसको एकदम जितना बार उठे देख लीजिए, घूमते फिरते देख लीजिए, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं वो सबको देखते रहिए। और केस ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको मैं बता रहा हूँ, एक केस को आप जैसे भीम सिंह का ही लिया, इंटरप्रिटेशन में अगर क्वेश्चन आए, अब भीम सिंह का आपने केस पढ़ा है, इसमें आपको लगता है जज ने अगर कुछ दिया होगा जजमेंट, तो इंटरप्रेट तो किया होगा ना लॉ को, तो इंटरप्रिटेशन वही आता है। कोई भी केस आप पढ़ते हैं, हर केस में इंटरप्रिटेशन होता है। अब देखना आपको ये, आप पिनल प्रोविजन पढ़ रहे हैं कि स्टेट क्या पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेट कीजिए उसको, आप वैसा केस ढूंढिए, डाल दीजिए, तो आपको रट्टा मारने की कहीं जरूरत नहीं है। सो रट्टा का कोई बात नहीं है। और इसके बस इतना ही है इस वीडियो में। अभी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट जो था, सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये है
हाउ टू आंसर द क्वेश्चन इन एग्जाम, आंसर राइटिंग के ऊपर। तो दोस्तों आंसर राइटिंग में भी बहुत सिंपल होता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें क्या लिखना है, हमें जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि फंडामेंटल राइट से किसी भी आर्टिकल से आपको क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि आपको आर्टिकल 12 का क्वेश्चन दे दिया कि अच्छा स्टेट का डेफिनेशन बताओ, क्या होता है स्टेट, कि क्या इंक्लूड नहीं होता है। आपने स्टेट, अब क्या करेंगे आप, या क्रिटिकली एनालाइज करो जो अदर अथॉरिटीज को, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछे आंसर आपका फिक्स होगा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लिखेंगे फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है ऐसा राइट है जिसको कि आप सब राइट को छीन नहीं सकते एक्सेप्ट द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कुछ राइट उसमें होता है इमरजेंसी में, हर राइट उसमें भी नहीं होता है। आप वो उसके बारे में एक ब्रीफ लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिख देंगे। उसके पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 में है जिसमें कि डेफिनेशन दिया गया ये। फिर आता है आपका प्रोविजंस ऑफ लॉ दोस्तों। तो प्रोविजंस ऑफ लॉ में हम क्या लिखेंगे, उसमें हम लिख देंगे जो उसमें जो आप देखेंगे आर्टिकल 12 जो पढ़ेंगे उसमें होगा गवर्नमेंट होगा और द पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और द लेजिस्लेचर, स्टेट की बात करता है वो, या फिर लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज, या गवर्नमेंट को जो फंडेड होता है, या जो फॉरेन में कुछ है ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंडियन गवर्नमेंट फंड करता है, तो सारा इंक्लूड है। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता दोस्तों, प्रॉब्लम आता है ऑल अदर अथॉरिटीज में, वहां पे तो कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेलिटी आया था उसमें अजय हास्या जी के केस में आया था, खालिद मजीद वर्सेस अजय हास्या। तो उसके बाद उसमें से टेस्ट आता है, तो वो टेस्ट जो क्वालिफाई करता है तो बस आपको देखना है जब आप पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूट है कि नहीं है इसमें। तो आपने अगर देख लिया अच्छा ये चीज है, इसमें जितना भी है ये इंस्टीट्यूट है, तो आपको रीजन लिखना है कैसे है क्या है, तो आप आराम से लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये भी बहुत ही इजी है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया, रिकलेक्ट कीजिए आप फिर से। आपको प्रोविजंस ऑफ लॉ में लिखना है कि जो भी उसमें आता है वो लिखना है। प्रोविजंस ऑफ लॉ के बाद क्या करना है, अब हेडिंग जो मैंने आपको बोला था पिछले में, हेडिंग्स बना लेंगे आप, वही पॉइंट निकाल के हेडिंग बन जाएगा। हेडिंग्स का फिर क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन कर देंगे आप। एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, जो आप टेक्स्ट बुक से थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जो दोस्तों से डिस्कस किए होंगे, क्लास नोट्स होगा आपके पास, वो चीज आपके एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। कोशिश करें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा लंबा ना हो, ना बहुत ज्यादा छोटा हो, इतना रखें कि टाइम आपका मैनेज हो। इसके बारे में मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है, इतना हो गया आपका एक्सप्लेनेशन आपने दे दिया। अब क्या करना है, केस लॉ लिखना है दोस्तों। केस लॉ लिखने के दो तरीके हैं, सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्टली क्या होता है कि आप जैसे जुडिशियल प्रेसिडेंट करके लास्ट में सारा केस लॉ लिख देते हैं, ये आया इसको इसने ओवर रूल किया, इसको इसने ओवर रूल किया, इसको इसने किया। लेकिन अगर दूसरा सब्जेक्ट है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे हम पॉइंट्स बनाते हैं तो हर पॉइंट पे हम केस लॉ देते जाते हैं। जब हमें केस लॉ कुछ नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते थे। कोई डरने की बात नहीं, एग्जाम्पल भी कंसिडर होता है। कंडीशन है कि आप गलत केस लॉ तो बिल्कुल ना लिखें, नहीं तो टीचर को लगता है कि हम उनको बेवकूफ बना रहे हैं, तो वो कभी भी मार्क्स नहीं देंगे आपको दोस्तों। तो आप एग्जाम्पल लिखते हैं अगर आपको केस लॉ नहीं आता तो। उसके बाद में क्या होता है, हमने केस लॉ सब लिख दिया। अब केस लॉ लिख दिया, उसके बाद बचा क्या, अब हम देखेंगे अच्छा मान लो हमें बोला है क्रिटिकली एनालाइज, ये वर्ड बड़ा खतरनाक होता है दोस्तों। क्रिटिकली एनालाइज दे देगा, बोलेगा कमेंट ऑन ये, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, हम इतने बच्चे हैं कमेंट करवाओगे यार, तो थोड़ी हम थोड़ी ना लेजिस्लेचर है। तो दोस्तों कमेंट के लिए या सजेशन उसमें, इसीलिए लास्ट पॉइंट हमारा होता है कंक्लूजन सजेशन। हम उसका कंक्लूड करेंगे, कुछ कंक्लूडिंग पार्ट उसका हम लिखेंगे कंक्लूजन में, जो अच्छा हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं जो ये। इसके बाद जैसे मान लिया फेडरलिज्म का क्वेश्चन अगर है, आपसे पूछा कि क्वासी फेडरल है क्या, फेडरल है क्या है, नहीं है यूनिटरी है, तो आप उसमें लिखेंगे जो आपका कंक्लूजन होगा। जरूरी नहीं है जो बुक में कंक्लूजन है, क्योंकि ऑथर का अपना व्यूज था, आप अपना व्यूज देंगे, तो वो आप लिख सकते हैं बेस्ड ऑन योर नॉलेज। लेकिन ये जरूरी है कि उल्टा पल्टा व्यू ना दे। दूसरा क्या है कि वो चीज आप जब आपने कर लिया, कंक्लूजन लिख दिया, सजेशन लिख दिया, तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। फिर हमें ध्यान क्या रखना है एग्जाम के टाइम में, टाइम। टाइम बहुत ध्यान रखना है हमें। 100 मार्क का अगर क्वेश्चन है ना दोस्तों, टाइम कम नहीं मिलता है, हमारी राइटिंग स्पीड खराब कम होती है। तो टाइम, एक क्वेश्चन एक नंबर के लिए हमें 1.5 मिनट मिलते हैं। अगर 100 मार्क आपका फुल वेटेज है तो 1.5 नंबर, यानी कि अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 24 मिनट आपको लेना चाहिए, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है 30 मिनट आपको लेना चाहिए। और प्रोपोर्शनेटली आप तो इतने तो होशियार हैं कि आप पढ़ लेंगे। मतलब एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 मिनट मिलेगा, आई थिंक एनफ है। और बिलीव मानिए इतना में अगर आप कर ले तो आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा लास्ट में रिवीजन के लिए। जब आप क्या कर सकते हैं, सबको अंडरलाइन, कीवर्ड को अंडरलाइन करना जो होता है वो, हेडिंग्स को अंडरलाइन, अब आप जितना प्रेजेंटेशन कर पाए वो कर सकते हैं दोस्तों आप। लेकिन ये भी ध्यान रखें प्रेजेंटेशन ओवर भी ना हो लाइन। अब हम दोस्तों ध्यान आपको बताएंगे कि क्या ध्यान रखना है, मार्जिन का ध्यान रखना है दोस्तों।
मार्जिन कई लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड से इतना बड़ा पेज है, इतना इतना कर देंगे, इतना में लिखते जाएंगे, उसमें भी इतना इतना गैप देंगे, तो दोस्तों उसको लगता है कि हम बहुत पेज भर दिए, बाद में पता लगता है उनका बैक आ गया है दोस्तों, फिर टीचर को ब्लेम करते हैं। तो दोस्तों वो प्रॉब्लम है कि आपको पेज नहीं भरना है, पेज आपको भरना भी है तो कंटेंट के साथ भरना है, मटेरियल के साथ भरना है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको मटेरियल कहाँ से आएगा, बता दिया। आप इतना डिस्कशन अगर डेली करेंगे दोस्तों से चाय के अड्डे पे, जहाँ वो हम बैठते हैं, अड्डा एक जहाँ पे हम लोग तो सिर्फ चाय ही पीते हैं वैसे तो, और तो कुछ पीते नहीं है, तो चाय जो अड्डा होता है, तो उस चाय के अड्डे पे भी हम डिस्कस करते हैं। वहां से जब निकल के आएगा एग्जाम्पल सब वो सब, और भी जो भी बहुत सारा चीज, तो आपको सब वो दिमाग में आता जाएगा। तो जब आप एग्जाम में जाएंगे ना, तो जो आपको क्लास नोट से याद है वो तो है ही, उसके अलावा भी आप उसको कंपाइल करके अपना आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि याद तो बिलीव मानिए आप रख ही नहीं सकते लॉ, कंप्लीट लॉ। ये है तो दोस्तों, इसी के साथ इतना ही है और कुछ ज्यादा है नहीं। आप मार्जिन वार्जिन का ध्यान ध्यान रखेंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे, एग्जाम में चीटिंग वीटिंग ना करेंगे, बस यही है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। दोस्तों आप ध्यान रखना, हमारे पिछले वीडियो का आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, जो कि मुझे मोटिवेट किया ये वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट भी किया, मैसेज भी किया कि आप कोई नया वीडियो बनाइए दोस्तों, इसीलिए मैंने आप सबके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया। दोस्तों अभी हम लोग आपको जो भी मैंने डिस्कस किया वो दोनों चार्ट वीडियो में दिखाऊंगा कुछ देर बाद, तो वो भी आप देख लेना, लास्ट में आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं न्यू हूं यूट्यूब में, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की भी जरूरत है। मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अच्छी से अच्छी और अनोखे टॉपिक पे, न्यू टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा, कम से कम टाइम में आपको सब कुछ समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। सॉरी दोस्तों, गुड नाइट बाय बाय बोल दिया था आपको, ये आपको दिखाना था मुझे, तो ये आप देख लें, हाउ टू स्टडी लॉ सब्जेक्ट। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ टू राइट आंसर। दोस्तों ये है हाउ टू राइट आंसर, यही हमारा पैटर्न होना चाहिए आंसर लिखने का। और नीचे जो मैंने आपको छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं एग्ज़ाम में, ये प्रिकॉशन है एक तरह से आप कह सकते हैं, कॉशन जो आपको ध्यान रखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।